I'll share my experience with you about the Agni Karma. Maharshi Sushrut and Lord Father of Surgeon Sushruta has described some of the parasurgical methods. अनुशस्त्र कर्म के नाम से शास्त्र में ये विदित है और काफ़ी लोग उन्होंने पुनः जीवित की है पिछले डिकेट में। और अग्नि कर्म का शास्त्र को छोड़कर पहला जो मैं जिनको जानता हूँ, हो सकता है उससे पहले कोई होंगे, मैं कोई ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं रहा हूँ, लेकिन सबसे पहला मेरा जो परिचय है वो डॉक्टर पीडी गुप्ता से नागपुर में वाले जो अग्नि कर्म का काम किया है, थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन का काम और बहुत कुछ उन्होंने जो है पायनियर वर्क एविडेंस बेस्ड जो शुरू किया, मैं उनके साथ रहा, उनसे कुछ ग्रहण किया। और फिर उसके बाद में पिछले कुछ साल पहले लेट लीजेंड अग्निकर्म गुरु आरजी गोखले सर से मेरा परिचय रहा। मैं उनके साथ में रहकर भी कुछ कहा। पूरे विश्व में मेरा काम जो है क्षार सूत्र के ऊपर है, लेकिन पिछले 10 साल से थोड़ा सा मतलब अनुशस्त्र कर्म के अंदर में ध्यान प्रस्थापित किया। और फिर लास्ट जब मैं जर्मनी, जापान और लंदन में गया था, तभी वहाँ पर अनुशस्त्र कर्म के बारे में हमारा कुछ विचारों का आदान प्रदान हुआ और इनकी तत्परता, उनके ज्ञान की जानकारी देखने का बाद में मैंने जो है जो सीखा था उसका पहले प्रैक्टिकल शुरू किया। काफ़ी कुछ गलतियां करने के बाद एक स्टैंडर्ड एसओपी बना पाए। तो सुश्रुत महाराज ने ये अनुशस्त्र कर्म क्यों बनाया, इनके ऊपर अगर हम विचार विंथन करते हैं तो उस जमाने में जो कुछ भी अवेलेबिलिटी होगी, शारीरिक विज्ञान का ज्ञान, प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन, हैंड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम, गुड एनेस्थेशिया, गुड एंटीबायोटिक एंड पेन मैनेजमेंट, इन सब की लिमिटेशंस के बीच में भी उन्होंने ये पाया कि जहाँ कहीं पर भी नर्वस सिस्टम, मसल्स, टेंडर, अस्थि, मसल्स इत्यादि का जो जॉइंट्स होता है, जहाँ जंक्शन होता है, वहाँ पर शस्त्र कर्म करना जोखिम कारक है। वो आज भी है। इतना सारा डेवलपमेंट होने के बाद में भी 100% इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि टोटल जो है मतलब बेनिफिट्स की अपेक्षा रिवर्स जो है रिपोर्ट होते हैं और पेशेंट को तकलीफ होती है। मैं मेरी खुद की बात करूं, 1971 में मैं जब 10th में पढ़ रहा था, तभी जो है मेरे को एक 4th फ्लोर से एक्सीडेंट हुआ और मैं स्टैंडिंग गिरा। मुझे जो है ये लोग ले गए जामनगर वीएम शाह के पास, वहाँ से हम बॉम्बे आए। बॉम्बे में धोड़किया सर से मिले, लेकिन उस ज़माने में ये इतना जो है फेमस नहीं हुआ था सर्जरी, स्पाइन सर्जरी। तो उन्होंने मना किया, बोले करेंगे तो पैरालिसिस होने के चांसेस है और दूसरे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। देन आई वेंट टू दी हाड़ वैद्य गुजरात में कल्याण जी भाई के पास गया और उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट की और मैं ठीक हुआ। तो अब ये समझ में आया कि ये अग्नि कर्म की अनुशस्त्र कर्म की महत्वता क्या है। उसमें हम न जाते हुए हमारे समय का सदुपयोग करें, तो जो कुछ भी है हमारे पास उसमें से अग्नि कर्म के बारे में आज हम कुछ कोशिश करेंगे। अब अग्नि कर्म करते समय उन्होंने जो है वहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के वर्णन किया है। प्रयोग में लाने वाली चीज़ जो है मैं उसको इंस्ट्रूमेंट कहता हूँ। उसमें औषधि से लेकर धातुओं का उपयोग उन्होंने किया है। पिपली है, दंत है, श्रृंग है, फिर उसके बाद के अंदर में जो है बकरे की लींडी है, गुड़ है, स्वर्ण धातु का उपयोग सलाका है, रजत धातु का सलाका है, लोहे की सलाका है
और पर्टिकुलर टाइप्स के घी और ऑयल भी गर्म करके लगाने का विधान है। जब हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें समझने की कोशिश की तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के अंदर में पिप्पली का प्रयोग उन्होंने बताया है। तो वहाँ पर पिप्पली क्यों, इसके ऊपर डिस्कशन करते करते समझ में आया कि यही एक चीज़ है। लेकिन जब स्टैंडर्डाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं उसमें समझ में ये आया कि हम जो है थर्मल हीट यानी कि डायरेक्ट नहीं, एक मीडिया के द्वारा, जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये पेन है मेरे हाथ में, तो ये पेन मैंने पकड़ी है, तो इसके इस एंड को जो है मैंने बॉडी को लगाया और इस एंड से मैं उसको गर्म करता हूँ। तो ये मैंने मेरी बॉडी पे लगाई, अगर आप देख सकते हैं तो। एक मिनट, आई पुट द स्टैंड सो यू कैन बी सी इट वेल। प्लीज गिव मी सम सेकंड्स प्लीज। तेरी तो ये वापस चला गया, करना नहीं, हिलाना नहीं चाहिए था इसको। तो यदि हम इसको जो है पुट ऑन द स्टैंड ऑफ से, तो माइट यू कैन सी एबल टू सी इट। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई। तो ये जो पॉइंट है, ये जो सलाका जो रहती है उसको थोड़ा सा पॉइंटेड रहता है और यहाँ से किसी से भी हम इसको पकड़ते हैं और इस एंड से हम जो है यहाँ से हिट देते हैं। दूसरा एक ट्रायंगल होता है, फिर अपने वहाँ पर बिंदु, ये जो मैंने बताया वो बिंदु है। फिर उसके बाद में स्वस्तिक आकार का भी जो है मतलब उन्होंने बनाया है। उन्होंने एक अर्धचंद्राकार जैसे ऐसे होता है ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट कहा है। और ये क्यों है, क्योंकि वहाँ पर उस एरिया में जो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये जो है ये किया। तो फिर हम ये समझ में आया कि भाई सर ने जो पंच धातु की बनाई थी हथौड़ी जैसा, जो हम न्यूरोलॉजिकल मसल्स इन्वेस्टिगेशन और जॉइंट के ऊपर उपयोग करते हैं, उसी फेज के अंदर में सर ने किया था। अब इसके बाद में जो है हमने सर्वसम्मति से जो है, हमको गोगटे सर की पद्धति बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पर जब हमने वर्णन उसका पढ़ा तो उसमें ये पाया गया कि ब्राह्मण को रौप्य से, वैश्य को रौप्य से, और तीसरा जो है क्षुद्र को जो है, क्षुद्र यानी मैं जाति नहीं कहूँगा लेकिन वर्ण जाति जो है, जिनकी चमड़ी मोटी रहती है, जो हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए जो है ये लोहे की जो है मतलब सलाका यूज़ करनी चाहिए, ऐसा वर्णन हमने लिटरेचर में पाया। लेकिन फिर बहुत कुछ ये करने का अनुभव करने के बाद में ये हुआ कि चिकित्सा सौकर्य के लिए मिनिमम यदि कोई चीज़ है तो सुवर्ण धातु है, क्योंकि सुवर्ण धातु जो है वो नर्व कंडक्टर में बहुत अच्छा काम करती है और इसीलिए व्याधि में अपने वहाँ पर सुवर्ण योगों का विधान है जो हम चलते हैं और हम यूज़ करते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब हम ये करते हैं तो सुवर्ण सलाका को जैसे बिंदु की जगह से हम करते हैं, लेकिन उसके पहले हमको रोग के बारे में जानना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट के बारे में जानना चाहिए। तो ये कहाँ पर वर्णित है, तो हर प्रकार के मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में ये वर्णित है। साम निराम का विवेक आपको जरूर करना चाहिए, मर्म का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा ये है कि आपने उसकी थियरी बराबर से पढ़ी है, आपने किसी को ऑब्जर्व अच्छी तरह से किया है, आपने उसको असिस्ट अच्छी तरह किया है और हैंड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम ली है। दिस आर द फेज ऑफ एनी अनुशस्त्र कर्म। जैसे एक दिन के अंदर मेरी कोई भी बहन हो, किसी भी उम्र की हो, एक राउंड रोटी नहीं बना सकती है। अरे ब्याही हुई मेरी बहन जो है वो ससुराल में जाती है तो उनकी सास जैसी दाल नहीं बना सकती है, रसोई नहीं बना सकती है। तो दिस आर द ट्रेनिंग, इट शुड बी रिक्वायर्ड फॉर द परफेक्शन एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस योर सेल्फ एंड क्रिएट ए गुड रिजल्ट ऑन द पेशेंट। नेम एंड फेम करने के लिए ये 4 स्टेज जाना जरूरी है। अब शिक्षण के लिए भी जो हम बात करें तो आप तो उपदेश है इत्यादि वगैरह की जो हम बात करें तो यही हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाता है।
तो मैं यदि एक सिंपल सा जो है मतलब ये मैं लेता हूँ, हाथ लेता हूँ, तो उनकी जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं हिस्ट्री लेता हूँ, इसको डायबिटीज़ है कि नहीं, इसको कोई दूसरी व्याधियाँ है कि नहीं, इनका सबका अनुभव करने के बाद में फिर इसकी एक्सरे कराते हैं हम लोग लोकलाइज, कि उसमें बोनी डिजनरेशन वगैरह नहीं है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम एमआरआई करते हैं, और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम नर्व कंडक्शन स्टडी भी करते हैं। इन सबको हम जब ध्यान में रखते हैं तो इस अवस्था में जब मैंने एक्सरे किया तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मांसगत व्याधि है, तो उसके अंदर में मुझे अग्निकर्म करना है, तो मैं कहाँ करूँगा? तो प्रश्न ये उठता है कि हम जो है करने से पहले हम सिलेक्शन ऑफ पेशेंट कर रहे हैं, दूसरा चिकित्सा सौकर्य की बात हो गई, तीसरे साधन आपके पास अवेलेबल है, और जो हम ये देख रहे हैं इसमें, तो उसमें कुछ नहीं होता। एक स्वर्ण सलाखा चाहिए, एक निडल होल्डर चाहिए, तीसरी जो है एक मोमबत्ती चाहिए, चौथा पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग के लिए या तो अपन तिक्त घृत रखे या एलोवेरा रखे या कोई भी स्नेह द्रव्य रखे, बट ये 3 जो है सबसे बेस्ट है। अग्निकर्म के करते समय जो है शास्त्रकारों ने उसके 4 जो है मतलब योग बताए हैं, हिन योग, मिथ्या योग, अति योग और सम्यक योग। हिन योग से मैं ये समझता हूँ कि मुझे जितनी भी हिट देनी चाहिए उतनी हिट मैंने नहीं दी, और इसी वजह से मुझे जितना परसेंटेज ऑफ रिजल्ट चाहिए वो मुझे नहीं मिला। अति योग में स्किन दगदग हो जाती है, वहाँ पर व्रण हो जाता है और वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। और मिथ्या योग ये है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ नहीं करना है, और तीसरा आपकी अज्ञानतावश वेरिएशन ऑफ द हीट आप रखते हैं। ऐसे 8-10 कारण है, उन कारणों का यदि आप उपयोग करेंगे तो भी अग्निकर्म का हमें चाहिए ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और चौथा है सम्यक योग, यानी पेशेंट को न स्किन जली है और पेशेंट को ऑन द टेबल 50 से 90% उनकी मोमेंट में, गति में फ़ायदा होता है। अब हम इसको यदृच्छी सिद्धि कर्म कहते हैं। मैंने मिर्ची मुंह में डाली और मेरा मुंह जला, यानी कि मुझे उसी समय तत्क्षाल मेरे को जो है उसका फल या उसकी विकृति मुझे मिली, फिर बाद में जो है उसकी जो है वो अलग चीज़ है। तो ये यदृच्छी सिद्धि है, रोगी को आप तुरंत ही कर सकते हैं, क्योंकि अनुशस्त्र कर्म में बेनिफिट ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें औषधियों का कोई भी उपयोग नहीं होता है, सिर्फ बाह्य चिकित्सा से फायदा करती है ये। तो क्या प्रश्न ये है कि अग्निकर्म 100% इलाज करती है, रोग की संप्राप्ति को भंग कर करके रोग पुनः न हो, रिकरेंस न हो, ऐसी कोई व्यवस्था करती है, या सिर्फ स्थानीय चिकित्सा से रोगी का दर्द को कम करती है, रोगी को उनकी मूवमेंट में सौकर्य कर देती है, उसको फ़ायदा कर देती है, ये है। तो बात यह है कि 100% फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, रोग की अवस्था के ऊपर है। सिर्फ स्थानीय है कि उसके साथ में बहुत सारे अवयवगत विकृति है, अवस्था क्या है, ऋतु कौन सी है, कितना जीर्ण व्याधि है, इन बहुत सारी चीज़ों का इसमें अध्ययन, गहन और विचार विमर्श किया जाता है। दूसरी बात यह है कि ये करने से, जैसे अपन पहले बात किया, तो मॉडर्न कोई भी वेदना स्थापनीय गण की कोई दवाई, जिसको हम एनासिड कहते हैं, स्टीरॉइड्स कहते हैं, दूसरे प्रकार के ड्रग्स है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, इन सब लोगों का इसमें उपयोग नहीं होता है। उससे रोगी को बचाते हैं और उसकी साइड इफ़ेक्ट से भी हम रोगी को बचा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हम इसकी औषधीय चिकित्सा करें, पंचकर्म की चिकित्सा करें, और वो जो बेनिफिट होने का जो समय लगेगा तब जाके जो है इसको फ़ायदा होगा, और तब तक रोगी का धैर्य रहेगा। ऐसा 20वीं सदी में, 21वीं सदी में हम देखते नहीं हैं। तो अगर आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको
काउंसलिंग की इसकी अग्नि कर्म के लिए वो फिट है, तो कंसर्न लेकर मैंने अग्नि कर्म किया, वो रोगी मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये एक चीज़ जो है, जितने भी अनुशस्त्र कर्म के बारे में करेंगे, क्योंकि अग्नि कर्म की आज तो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो कुछ भी इसमें ये आप करेंगे, तो पहले ऐसा है कि वो सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ है, आपको एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट पर्टिकुलर एरिया का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मेरी मूवमेंट में गर्दन में दर्द है, तो मैं ऐसा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से खींच रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के मसल्स और यहाँ के इसके अंदर की कंडरा के अंदर में कोई ना कोई तकलीफ है। इज इट क्लियर टू यू? कैन आई सी दिस? अब जब मूवमेंट ऐसा करता हूँ तो मुझे यहाँ खींचता है, जब मैं नीचे करता हूँ तो बैक्स में खींचता है, ऐसे करता हूँ तो बिटवीन द टू कार्पल्स, खंभे के बीच में मुझे दर्द और तनाव होता है। तो ये आपको जब हुआ तो वहाँ पर आप इसको, उस एंगल को वहाँ पर नोंद कर ले, या तो पेन से उसको मार्कर कर ले, फिर उसको स्पर्श कीजिए, उसको दबाइए। तो जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होता है, टेंडरनेस है, इन्फ्लामेशन है, वहाँ पर मार्क कीजिए। जैसे आप बैंगन ले तो उसको आप दबाएंगे तो एक टिम्पनाइटिस, उसमें वहाँ पर जो है ना सिंड्रोम्स पैदा होते हैं, दबाने की वजह से खड्डा गिरेगा, थोड़ा सा कलर चेंज होगा और फिर धीरे 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 करके वापस नॉर्मल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सही स्थल है जहाँ आपको जो है अग्नि कर्म करना चाहिए। फिर जैसे हमने बताया, यहाँ पर ना मैं वीडियोस दिखा सकता हूँ, ना मैं आपको स्लाइड दिखा सकता हूँ, और घर में हूँ, क्लिनिक में नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको लाइव दिखा सकता, क्योंकि घर में कुछ ऐसे साधन हमने रखे नहीं, और मैं कभी घर पे पेशेंट को बुलाता नहीं, क्लिनिक में ही मेरी बताता हूँ। जो मेरा डे केयर सेंटर है, इंडिया का सबसे पहला 1999 से फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ डे केयर सेंटर इंडिया में मेरे नाम से हुआ है, तो वहाँ पर ही मैं करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे आज मौका मिला, मुझे प्लेटफॉर्म मिला, तो जो कुछ भी है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और जब आप ये दगदग करें तो ये ध्यान रखें कि उसको पहले जो है गर्म करने के बाद में आप अपने शरीर के ऊपर लगाएं। हाथ पे लगाना चाहिए, लेकिन मुश्किल है वीडियो पे, तो ये टच करके देखिए कि आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं। तो यदि ज़्यादा है तो उसको ठंडा होने दीजिए, यदि कम है तो उसको गर्म होने दीजिए, और फिर वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसको लगाइए, थोड़ी सेकंड्स के बाद में ले लीजिए। ऐसे जहाँ जितने भी आपने पॉइंट किए हैं मल्टीपल, वहाँ पर वो कीजिए, और जैसे ही हो जाए तो इमीडिएट वहाँ पर आपके असिस्टेंट को बोलकर एलोवेरा लगा दीजिए, आप जो है पंचतिक्त घृत लगा दीजिए, ऐसी कोई भी सादा घी है वो लगा दीजिए, कि जिसकी वजह से हीट जो है ज़्यादा अंदर न जाए और आपको अंदर जाके अंदर के अवयवों को नुकसान न करे। लेकिन इससे पहले यदि आप विद्ध कर्म करते हैं, एक छोटी सी 26 नंबर की इंसुलिन की नीडल लेकर आपके मार्क के ऊपर आप ऐसा पिंच करेंगे, यहाँ पर ऐसा मैंने पिंच किया तो अंदर से थोड़ी सी एयर निकलती हुई महसूस कर सकते, कभी कभी नहीं भी होती है, लेकिन जैसे ही पिन अंदर जाती है तो शीत गुण वायु के होने से स्तब्धता जो होती है उसमें क्षोभ होता है, थोड़ी सी अंदर मूवमेंट होती है, और जैसे ही मूवमेंट होती है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ा तो मतलब जो है वहाँ पर धीरे 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 जो है अंदर WBC काउंट बढ़ते हैं, फिर इसके कैटेकोलामाइन्स बढ़ते हैं, और वो आपके रोग प्रतिकार शक्ति को कम करते हैं, आपकी व्याधिक समत्व को बढ़ाता है, इन्फ्लामेशन सूजन को, सोथ को कम करता है, सोफ को कम करता है, और पेशेंट को जो है उसकी बेनिफिट होती है। बीच बीच में काफ़ी लोग उसमें कमेंट्स कर रहे हैं, वॉचिंग है, ये है, मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊँगा, ना कुछ प्रश्न होंगे तो उसमें मैं सोचूंगा, थोड़ा समय है अभी भी हमारे पास। तो ये कर्म करना चाहिए, और उसके बाद में जो शास्त्र ने कहा है कि अग्निकर्म और रक्तमोक्षण अर्ध चिकित्सा है, स्थानीय चिकित्सा है, और संप्राप्ति भंग करने के लिए आभ्यंतर औषध यूज करने चाहिए। जब ये चिकित्सा में सोचता हूँ तो उस समय दो चीज़ करता हूँ, शाम है, निराम है, नंबर 1, दूसरा जो है उसमें अपतर्पण जन्य व्याधि है, सप्तर्पण जन्य व्याधि है। इनको विचार में रखते हुए हम ड्रग का चयन करते हैं और हम देते हैं। उसमें सबसे पहली मेरी जो पसंद है वो कामदूदा है, क्योंकि कैल्शियम की वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और पित्त स्राव करने की ज़रूरत है, इन्फ्लामेशन है इसके लिए।
तो ये 2 चीज़ कामधुधा में काम करती है। दूसरी मेरी चॉइस जो रहती है वो हमेशा ज्वरांकुश है। तो ये ज्वरांकुश के लिए जो है मैं डॉक्टर अंदनकर सर जो है चंद्रपुर में है, उनका आभार व्यक्त किया हूँ कि जिसने मुझे ये सब सिखाया। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब वहाँ पर ओपन स्टार सूत्र का कैंप करने गए, तभी हर साल करता हूँ। तो वहाँ पर हम रात को बैठकर जो अध्ययन करते हैं, क्योंकि उसके पिताजी ने क्षीण व्याधि की बहुत बड़ी मतलब संशोधन और विचार विमर्श करके पुस्तक उन्होंने पब्लिश किया है, और उसमें से काफ़ी हमको सीखने को मिला है। क्योंकि जहाँ कहीं पर भी हम वर्णन पढ़ते हैं तो दोषों की वृद्धि के हिसाब से ही रोगों का वर्णन है। उन्होंने बृहत्रयिका, लघुत्रयिका, शास्त्रार्थ करके एक वह बहुत अच्छी सी पुस्तक बनाई है, क्षीण व्याधि की होने की वजह से क्या होता है। और वैसे भी देखा जाए तो एक जगह वृद्धि है, एक देशी है, तो दूसरी जगह क्षय है। तो वृद्धि के गुण के साथ में क्षय को भी जो है मतलब जानना चाहिए, उस हिसाब से करते हैं। तीसरा, यदि क्षयज है, वायु की वृद्धि है और अप्रपणजन्य व्याधि है, तो अश्वगंधा के साथ में एक मॉडर्न कंपोनेंट्स करके चेचंद एंड डीसा हैदराबाद ने एक मिनरो हर्बल टैबलेट बनाई है, अल्बोसंग करके। मैं उसका छूट से प्रयोग करता हूँ, उसमें चंद्रप्रभा वगैरह इत्यादि है। नहीं है तो आप अपना अश्वगंधा, चंद्रप्रभा इत्यादि जो कुछ भी आप उचित समझे, आप सब लोग निष्णात वैद्य है, ये करें। और चौथा जो है, किस प्रकार का गूगल में यूज़ करूँगा, वो व्यक्तिगत बहुत सारी संभावनाओं के ऊपर मैं कोई एक गूगल पसंद करता हूँ। पेशेंट को एक्सरसाइज कराने के लिए कहता हूँ, और अग्नि कर्म करने के बाद 10 मिनिमम 5 से 10 दिन तक उसको किसी भी प्रकार की बाह्य स्थानीय पंचकर्म चिकित्सा करने को नहीं कहता। अगर आम पाचन कराना है तो अग्नि कर्म के पहले मैं ये करा लेता हूँ। अभी कोई क्वेश्चंस है तो आप उसको शेयर करें मेरे साथ, जो कुछ मैं समझ पाऊँगा वो मैं शेयर करूँगा। फिर कभी कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी आपके साथ में लाइव पीपीटीज एंड वीडियो के साथ में मैं आपके साथ में ये संपर्क करूँगा। यहाँ पर किसी का कोई संपर्क, आपका कोई क्वेश्चंस है तो मुझे पूछ सकते हैं। Any question for me? तो अग्निकर्मक, फिर उसके बाद में शलाका के बाद में बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ है। अभी जो है हम स्टैंडर्डाइजेशंस ऑफ हीट थर्मल कंडक्शंस कर रहे हैं कि भाई एक ये अपन मोमबत्ती से या दूसरे गैस लाइटर से करने के समय थर्मल कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसकी वजह से ये करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा यदि कोई भी रिज़ल्ट मिले हैं तो बेस्ट जॉइंट पेन के अंदर में अग्निकर्म में मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिला है। उसकी मर्यादा भी बहुत है और बहुत सारे लोग अग्निकर्म के ऊपर बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में कोई बकल म्यूकोजा कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट है। क्योंकि जब मैंने बकल म्यूकोजा कार्सिनोमा के बारे में हमारे बीचकंडी के और पुराने टाटा के प्रोफेसर प्रधान से जब मैं मिला और उसके सीखने के लिए मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई। और ऑपरेशन लास्ट स्टेज में करने से पहले उन्होंने जो है ये कहा कि लेज़र बर्न यदि हो जाता है तो म्यूकोजा अगर बकल ठीक से अगर वो हो जाती है तो अच्छा रहता है। तो वीडियो गाइडेड हम लेज़र एम्बुलेशंस करते हैं बकल म्यूकोजा में, बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। अभी तक हमने 98 केसेस किए हैं और पिछले 10 साल में किसी को भी अभी तक, ओल्डेस्ट 10 साल की हमारे पास हिस्ट्री है। क्योंकि डायरेक्ट जो
करते हैं, सलाखा स्पेशल बनाई है हमने भी, 3 सलाखाएँ अलग अलग बनाई हमारे। लेकिन इसमें जो है ये लेज़र वाला जो है बकल म्यूकोसा में बहुत अच्छा काम करता है। अभी पेन रिडक्शन के लिए भी लेज़र का यूज़ करते हैं हीट से, लेकिन बहुत नया नया है क्योंकि अभी लेज़र पेंसिल्स आ गई है, आप पॉइंट करके आप थर्मल को छोड़ सकते हैं, और यदि वो वैसा ही रिजल्ट करती है तो अच्छा है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर लेज़र से वगैरह से करते हैं तो सुश्रुत आचार्य ने कहीं पर भी डायरेक्ट हिट के लिए नहीं कहा है, थर्मल हिट के लिए कहा है। हमारी फिजिक्स के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके साथ हमारे रिलेशंस में हम लोग अभी डिसर्टेशंस करवा रहे हैं कि भाई आगे का जो नोज़ल है वो सुवर्ण की रख सके। जैसे आप कॉटरी अगर यूज़ करते हुए देखा होगा तो नीब और टिप जो है वो अलग अलग डिज़ाइन की है, वैसे ही हम ये अलग अलग धातु की बना सकें और हम इसको कर सकें तो रिज़ल्ट एज इट इज़ मिलेगा। यहाँ आपको फ़ायदा होगा, लेकिन जब आप धातु को जब गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद में जो उसके न्यूरॉन्स जो है स्किन के द्वारा नर्वस सिस्टम में जाने चाहिए वो जाते नहीं हैं, इसीलिए फ़ायदा नहीं करता है। धातु है सुवर्ण धातु, और इसीलिए शायद वात व्याधि में सुवर्ण उत्तेजक बहुत सारे लिखे गए हैं और बहुत सारे इसकी मतलब परिणाम भी मिलते हैं, तो इसीलिए हमने ये सुवर्ण धातु पसंद की है। अब जो थर्मल कॉटरी वाली प्रिंसिपल अगर इसमें आ जाएगी अंडर कंप्यूटराइज हिट, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा जो है मतलब आविर्भाव हो जाएगा और बहुत बड़ी चीज़ और सौकर्य होगी। फिर दूसरा अग्निकर्म के अंदर में कौन को जलाने का विधान है, तो उसमें तो सीधा डायरेक्ट ये पॉइंट्स को गर्म करके उस जगह पे लगा देते हैं, कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। उसको घाव को जो है सम्यक जब तक देखें कि उसके रूट तक जो है मैंने उसको जला दिया है, तो फिर उसके बाद में घाव को जो है एलोवेरा लगा देते हैं या घीत लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर भुजा हुआ चूना लगा देते हैं, जिसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, ब्लीडिंग वेरी रेयर देखने को मिलती है। दूसरा पेन बहुत कम होता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत कम होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। तीसरा जो है साइटिका नर्व्स, तो साइटिका नर्व्स के ऊपर में भी होने के कारण बहुत सारे हैं, और जहाँ कहीं पर भी आपको नर्व रूट्स जो है मोर बहुत दबाव करती है और पेशेंट को चलने में बैठने उठने में बहुत दिक्कत करती है, तो उनकी एमआरआई करनी चाहिए और उसके बाद में जो है निर्णय करके उसको ऑपरेशन करना कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना, इसके बारे में बताया गया है और जानकारी लेनी चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जब करें तो पेशेंट को फ़ायदा हो थोड़ा और वो अपना प्रिकॉशन न रखे, फिजियोथेरापी न करे, बेल्ट न पहने, तो कोई भी एक शॉक के अंदर में 100% पैरालिसिस हो जाता है और विदिन 24 घंटे में उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो परमानेंट या टेम्पररी खलाई यानी कि अंग का अवयव विकृत हो जाता है और पंगु हो जाता है। एक खंजनकारी करके औषध पहले आती थी, आजकल मिलती नहीं है, उसमें रौप्य भस्म का बहुत बड़ा रोल रहा और वो जो है आपके शरीर के अंदर के जो हलन चलन है, मूवमेंट्स है, उसमें कोई कमी है उसको वो करेक्ट करता था या उसको सुधारता था और उसको आगे डीजनरेट नहीं होने देने के लिए मदद करता है। और ये आजकल हम बहुत सारा इसका प्रयोग करते हैं इस व्याधि में और हमको बहुत सारा चिकित्सा सौकर्य मिलता है। तो क्या नहीं करना ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है। क्या करना वो इतना आसान काम नहीं है। मैं मस्ती में कभी कभी हमेशा कहता हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी जो है गायनेकोलॉजिस्ट की अपेक्षा आया भाई दाया भाई बहुत अच्छी करा सकती है एक्सपीरियंस होल्डर, लेकिन सीजरियन वो नहीं कर सकती है। शी कैन स्मेल
वो डॉक्टर को बता देती है कि डॉक्टर साहब इसका आपको जो कुछ भी करना है लेकिन इसकी सीजन करनी पड़ेगी। अब फिर बाकी की सब बातें छोड़ दीजिए। तो कहना मेरा ये है कि जब कभी भी कोई आप ये चीज़ सीखे तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको जो है क्या नहीं करना है। तो इसके लिए आपको शरीर रचना, फिजियोलॉजी, यानी कि वहाँ पर की शरीर की जितनी भी माहिती है वो आपको चाहिए, बोन्स। दूसरी बात है वहाँ पर के मसल्स, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। और जहाँ कहीं पर भी अवयवगत विकृति है, और इसको जो है किसी को भी आप 100% जो है वो मत बोलिए कि भाई आपको 100% फ़ायदा हो जाएगा। जब तक आप संपन्न नहीं हैं उस हिसाब से जो है आप करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, कि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये है कि मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ फायदे के साथ साथ में अग्निकर्म के नुकसान, जो हम लोगों को बहुत दर्द करता है, आयुर्वेद के विद्यार्थियों को। और भविष्य की आयुर्वेद को देखते हुए हमको कहीं ना कहीं तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना पड़ेगा, और उसको जो कुछ करने वाले हमारे श्रद्धेय मित्र हैं उनको ये सिखाना पड़ेगा या उसकी जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो मोटे सलाका के द्वारा बंद करते हैं और उसी की वजह से नौ का एंड जो है वो डेड हो जाता है, और जिसकी वजह से रोगी को जो है उसकी अनुभूति नहीं होती है दर्द की, और वो ये समझता है कि मैं ठीक हो गया। तो इसके लिए गलत ढंग से और नुकसान करते हैं। कभी कभी नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट उसका नहीं हो सकता है। तो श्रद्धेय विद्वान मित्र इतना ये ध्यान रखे, मैं यदि किसी का फ़ायदा कर सकता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों है, लेकिन सिर्फ स्वार्थ के लिए या पैथीवाद के पीछे एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में हम ज़्यादा रोगी का नुकसान न करें। ये उसके बाद में बहुत सारी विपदाएं, आयुर्वेद की आबरू इत्यादि आप लोगों के हाथ में है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि आपको जो है ये भी जानकारी होनी चाहिए वैद्य सतीश कुमार जी ने प्रश्न पूछा है, बैक पेन में कैसे और कितने देर अग्नि कर्म करना चाहिए। तो वैद्यराज, हम जब बात कर रहे थे इसकी स्पाइन की और साइटिका की, तो आपको बैक पेन का पहले कारण समझना चाहिए। जैसे फीमेल है तो उसकी पोस्ट डिलीवरी बैक पेन भी हो सकता है, साइटिका से भी हो सकता है, स्प्रेन से हो सकता है, हड्डी खराब होने की वजह से हो सकता है, पीआईडी हो सकती है, अस्थि क्षय की वजह से हो सकता है, ऑस्टियोफाइट्स की वजह से हो सकता है, और दूसरे बहुत ऐसे कारण हैं। वो पहले उसका निदान कीजिए, फिर निदान के बाद में रोग होने के कारण का परिवर्जन कीजिए। आजकल आप देख रहे हैं कि टेबल कुर्सी के ऊपर बैठकर जो है लैपटॉप के ऊपर, जैसे मैं बैठा हूँ आज सुबह तीसरा घंटा है, तो मेरी बैठने की पोस्चर्स जो है वो अगर ठीक नहीं है तो भी पेन होता है। तो ऐसी अवस्था में आसन का आपने वहाँ पर जो है वर्णन बहुत आयुर्वेद में सुंदर की तरह कहा है, लेकिन कितनी देर तक कर सकते हैं वो तो आपको पहले उसका व्याधि ढूंढना पड़ेगा, उसके पल्स करने पड़ेंगे, और उसको मल्टीपल जगह पे जो है आप कर सकते हैं। मैं इतना ज़रूर आपको कहता हूँ कि इसको यकीनन ऑन टेबल अगर आपने अच्छी ढंग से किया है, और नव के ऊपर दबाव बहुत नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा भी होगी तो 25-30% आराम होगा, लेकिन अगर मीडियम है या उससे लेस है तो 30 से 70% ऑन पेन जाता है, बैक पेन, और साइटिका पेन भी जाता है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको समझ के करें, और ज़रूरत पड़े तो हर 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में उसको आप रिपीट कर सकते हैं। एंड देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर संजीव धीमान, धन्यवाद आपके नमस्कार लिए। व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ अग्निकर्म इन प्लांटर fasciitis एंड टेंडनाइटिस एल्बो? एक्सेलेंट।
अभी एक पीएचडी की थीसिस प्लांटर फेशिया के ऊपर हो रही है, और इसके साथ में हमने आपके प्लांटर फेशिया के मसल्स की थिकनेस और ब्लड सप्लाई के अंदर यूएसजी के अंदर हम उसको कर रहे हैं, और वहाँ पर हम अग्निकर्म करके पोस्ट जो है इमीडिएट और 3 बार उसको करते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है। टेंडनाइटिस में यदि रक्त का वहाँ पर कोई ज़्यादा हेमोटोमा वगैरह नहीं है ट्रॉमेटिक, तो फर्स्ट चॉइस इज अग्निकर्म एंड सेकंड इज रक्त मोक्षण।